हैं मेरे प्यारे साथियों एक और खबर की तरफ। अंतरराष्ट्रीय खबरों में दूसरी खबर अमेरिका से है मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका में इसी हफ्ते 4 दिन पहले मेरे प्यारे साथियों एक व्यक्ति जिसका नाम जैकब ब्लैक था। मैंने हालांकि आपकी क्लास में चर्चा की थी इसके बारे में, लेकिन मुझे उपयुक्त समय नहीं मिल पाया क्योंकि मैं हर दिन इंटरनेशनल के 2 ही सवाल लाने का प्रयास करता हूं। उसमें से ये प्रयास करते करते आज मैं आप तक ये पहुंचा हूं लेके। मेरे प्यारे साथियों, जैकब ब्लैक नामक एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को पुलिस ने 7 गोलियां मार दी। ये एक अश्वेत व्यक्ति था। इसके नाम के पीछे ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं है, लेकिन हाँ ये एक अश्वेत व्यक्ति था। और इस अश्वेत व्यक्ति को एक श्वेत पुलिसकर्मी ने 7 गोलियां मार दी। और ऐसा मारने के कारण अमेरिका के अंदर फिर से नस्लीय हिंसा, जो कि कुछ दिन पहले जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद चर्चा में आई थी, वो वापस जोर पकड़ गई है। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड के लेके, जब जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिसकर्मी ने गले पर पैर रख करके मार डाला था, तो उसके केस में आई कांट ब्रीथ मूवमेंट चला था, जिसमें यह कहा गया था, जिसको जॉर्ज फ्लॉयड मूवमेंट के नाम से भी जाना जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसको बीते अभी 3 महीने ही हुए हैं। यहां की पुलिस के द्वारा, एक श्वेत पुलिसकर्मी के द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति पर अंधाधुंध 7 गोलियां चला दी गई। ये गोलियां उस समय चलाई गई जब यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ था और इसके 3 बच्चे, जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 8 साल के बीच में थी, उस समय मेरे प्यारे साथियों इन्होंने गोली चलाई और यह व्यक्ति अपनी कार में ही मृत्यु को प्राप्त होते होते बचा। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में इसकी स्थिति चिंता से बाहर बताई गई है। इसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है। आइए इस पूरी घटना का फुटेज देखते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ था। और वर्तमान में अमेरिका में इसके कारण, जो इसके बाद में अब इसको ब्लैक को लेकर के वो एक बहुत बड़ा आंदोलन पनप गया है। और इस आंदोलन को पनपने के कारण मेरे प्यारे साथियों, वहां की जो क्या कहते हैं इसको, नेशनल NBA है, नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी, जो कि दुनिया में सबसे फेमस मानी जाती है, उनके खिलाड़ियों ने, जो कि अश्वेत खिलाड़ी हैं, उन्होंने खेलने से मना कर दिया है। प्रोटेस्ट के फलस्वरूप उन्होंने कहा कि अगर अश्वेतों के साथ ऐसे ही होता रहा तो हम फिर खेल करके इस देश के लिए क्या करेंगे। उन्होंने अपना इस प्रकार से विरोध जो है वो प्रदर्शित किया है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप लोगों को भी मैं एक बार दिखाता हूं। ये वार्निंग है इसके बारे में। इसमें बताया गया है कि यहां पर एक सेल फोन की फुटेज है जिसका उपयोग किया गया है। तो आप लोग भी इसे थोड़ा केयरफुली देखें और फिर इसके बारे में अपनी राय बनाएं। इसमें ग्राफिक कंटेंट लैंग्वेज व्यूअर में एड ऑफेंसिव, इसलिए आप लोगों के सामने पहले ही वार्निंग दी गई है। ये देखिए असल में क्या हुआ। ये जो व्यक्ति आपको बनियान में आता दिख रहा है, इसे देखें आप। ये असल में 2 महिलाओं के बीच की लड़ाई में फंस गया था। हुआ ये मेरे प्यारे साथियों कि यह जो व्यक्ति है जिसका नाम ब्लैक है, हुआ ये कि यह व्यक्ति अपने किसी पारिवारिक कलेश में, 2 महिलाओं के बीच की लड़ाई थी, उस कलेश में इन्वॉल्व था। और वहां से निकल करके ये ऐसा बोलते हुए निकला कि रुको मैं तुम्हें बताने जाता हूं, मैं चाकू लेके आता हूं। ऐसा वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, मैं चाकू लेके आता हूं। ऐसा करते हुए यह व्यक्ति अपनी गाड़ी में जाता है और गेट खोल के चाकू निकालने लगता है। ऐसा पुलिस का कहना है। अभी तक इसके बारे में प्रमाण नहीं है कि इसके हाथ में चाकू था या नहीं था। यह अपनी गाड़ी में जा रहा था और पुलिस इसे बार बार रोक रही थी। जब पुलिस इसे बार बार रोक रही थी तो यह व्यक्ति जब नहीं रुका तो इस व्यक्ति के ऊपर अंधाधुंध गोलियां पुलिस ने चलाई और इसके स्पाइनल कॉर्ड में ये गोलियां लगी। यह घटना कहां की है तो ये अमेरिका की है। अमेरिका में मेरे प्यारे साथियों एक राज्य है जिसका नाम है विस्कॉनिस। ये विस्कॉनिस राज्य मेरे प्यारे साथियों अमेरिका के अंदर ही एक मिशिगन लेक, अगर आपने ग्रेट लेक्स का नाम सुना है तो ग्रेट लेक्स में से मिशिगन लेक के साथ लगने वाला एक राज्य है जिसका नाम विस्कॉनिस है। और इस विस्कॉनिस राज्य का एक शहर है जिसका नाम है केनोशा। उस केनोशा के अंदर हुई ये घटना है। वर्तमान में अमेरिका में देखी जा रही ये सारी घटनाएं अमेरिका में श्वेत वर्सेस अश्वेत के मुद्दों को बहुत ज्यादा हावी कर देती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से अमेरिका का डेमोग्राफी है, वहां पर अश्वेत जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। और ऐसी स्थिति में अश्वेतों की संख्या आंकड़ों के हिसाब से 15 से 20% बताई जाती है। और ऐसी स्थिति में अश्वेतों की जो संख्या है उस पर श्वेतों के द्वारा किया जा रहा यह अत्याचार वहां पर काफी ज्यादा विरोध का कारण बन रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से पहले विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को भुना लिया जाएगा या फिर पक्ष के द्वारा, जो भी जिस तरह से इस काम को करेगा, नस्लीय हिंसा पूरी दुनिया में
किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं की जानी चाहिए। और हम लोग भी, क्योंकि भारत का संविधान खुद भी रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की मनाही करता है, और हमारे देश में भी इस प्रकार की किसी भी चीज में जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो उसका विरोध किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हिंसा अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है और पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर करती है कि ये रंग के आधार पर हुआ हिंसा है या फिर एक सिंपल क्राइम था। देखना होगा आगे आने वाले मुद्दों में। फिलहाल के लिए यहाँ प्रोटेस्ट इतना पनप चुका है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान 2 लोगों की जान चली गई है, काफी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये 2 इंटरनेशनल खबरें थी। अब चलते हैं आपसे जुड़ी हुई एक खबर पर, और वो आपसे जुड़ी हुई खबर क्या है आपके सामने है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में हरियाणा पुलिस के द्वारा एक, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, धोखाधड़ी का केस पकड़ा गया है। हरियाणा पुलिस के द्वारा एक धोखाधड़ी का केस पकड़ा गया है जिसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए, 1 व्यक्ति हरियाणा से और 4 व्यक्ति झारखंड से गिरफ्तार किए गए। अब इस खबर को ना आप बहुत संजीदगी से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी लोग वो हैं जो कि टेलीफोन बैंकिंग का या इंटरनेट बैंकिंग का, टेलीफोन के माध्यम से पेमेंट का उपयोग करते हैं। तो इस पूरी घटना को बड़ी शिद्दत से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपसे, हमसे, सबसे जुड़ी हुई घटना है। तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग गिरफ्तार किए गए ये मायने नहीं रखते कि कहां से क्या गिरफ्तार किए गए, बट बताना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों के मध्य में एक अवेयरनेस फैलाई जा सके। मेरे प्यारे साथियों, इनमें से जो 4 अतिरिक्त व्यक्ति गिरफ्तार किए गए वो झारखंड के रहने वाले थे, और झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है जामतारा। इस जगह का नाम है मेरे प्यारे साथियों जामतारा। कुछ लोग जमतारा बोलते हैं, कुछ लोग जामतारा बोलते हैं। ये क्या है जामतारा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये लोग कर क्या रहे थे मेरे प्यारे साथियों, ये लोग 300 से अधिक बैंक अकाउंट्स के माध्यम से, ध्यान से सुनना, सभी के काम की बात है। अक्सर मैं अपनी क्लास में आप लोगों को ये सारी जानकारियां देता हूं जिससे कि आपके मध्य में भी साइबर अवेयरनेस फैले। 300 से अधिक बैंक अकाउंट के अंदर से ये लोग पैसे निकाल रहे थे। बोले कैसे ये पैसे निकाल रहे थे, क्या किया था इन्होंने, एक एक करके सारी बातें बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने फिशिंग करी। अब ये फिशिंग क्या होती है? क्या मछली पकड़ना फिशिंग होता है? नहीं साहब, इन्होंने ई सिम फिशिंग करी। आइए इस बात को पहले समझते हैं और फिर इस पूरे क्राइम को अपने आप से रिलेट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ई सिम फिशिंग क्या होती है? तो यहां 2 शब्द हैं, एक का नाम है ई सिम और दूसरे का नाम है फिशिंग। मैं इन दोनों शब्दों को समझाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, और तीसरा मुद्दा यहां पर है जामतारा कि ये चर्चा में क्यों है। मैं आपको एक एक करके सारी बात बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, ई सिम क्या होती है? मेरे प्यारे साथियों, आजकल के जितने भी थोड़े अच्छे फोन आ रहे हैं, हाई एंड फोन आ रहे हैं, उनमें सिम कार्ड नहीं डलता। जैसे ये मेरे पास एक फोन है, आईफोन 11 है ये, इसके अंदर सिम कार्ड एक ही स्लॉट है। दूसरी सिम कार्ड की जगह मैं इसमें 50 सिम कार्ड और डाल सकता हूं। जैसे अपन लोग पढ़ते हैं तब ये कहते हैं कि भाई अपने पास 2 सिम का कार्ड है, 3 सिम का कार्ड है। हाई एंड फोन में आजकल ई सिम का कंसेप्ट आने लगा है, और उसमें आप एक ही फोन में 50, 100, 200, 300 कितनी भी सिम डाल सकते हैं। बोले ये कैसे हो सकता है सर, कितनी भी सिम? क्या इसमें बहुत सारे स्लॉट बने हुए हैं क्या? नहीं साथियों, असल में आपको ई सिम का मतलब होता है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के आपको सर्विस प्रदाता की वेबसाइट पर अपने आप को लॉगिन करना होता है। आप लॉगिन करके वहां से एक नंबर लेते हैं। आपको जो सिम कार्ड मिला हुआ है असल में वो एक चिप है। आप सिम कार्ड किसी का भी डाल के रखिए, वो तो चिप आपके मोबाइल से इंफॉर्मेशन कोई भी ले लेगा। इसके बाद का जो काम है वो सर्विस प्रोवाइडर, जिस प्रकार से आप मार्केट में ऑनलाइन कोई सामान परचेज करते हैं, एग्जैक्टली आप ऐसे ही सिम कार्ड परचेज करके या फिर कोई भी प्रकार से अपना टेलीफोन ऑपरेटर बदल के कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको सिम इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। इस फोन में भी नहीं है। इसमें आपको सिम इंसर्ट करने की, केवल एक बार सिम इंसर्ट करने की आवश्यकता है। अनदर सिम जितनी भी हैं, चाहे आप कितने ही बदल बदल के नंबर यूज करिए, तो ये ई सिम कंसेप्ट कहलाता है। डन, यानी इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें कोई भी फिजिकल सिम नहीं डलती, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिम डलती है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात चलते हैं, वो है फिशिंग। फिर इन सारी बातों को जोड़ेंगे। फिशिंग क्या होती है, अब इसको समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, साइबर अपराध में फिशिंग कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को गलत प्रकार से मेल भेजना,
गलत मतलब झूठी जानकारी वाला फ्रॉड मेल भेजना, टेलीफोनिक कॉल करना या मैसेज भेजना, ऐसी जानकारी जो कि बनावटी हो। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास एक कॉल आता है जो यह कहता है कि मैं अनअकैडमी से बोल रहा हूं। आपके पास एक कॉल आता है जिसमें व्यक्ति बोल रहा है कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूं। उस व्यक्ति ने किसी लीगल अथॉरिटी का नाम लिया तो आप उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं यही बोलता हूं कि भाई एसबीआई से आपके पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं एसबीआई से एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं, ऐसा फोन आप में से अधिकांश लोगों के पास आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, इस फोन का सर्वप्रमुख जो केंद्र है पूरे भारत में, उसका नाम जामतारा है। अगर आप लोगों के पास आए हुए इस कॉल पर आप एक बार भी पकड़ के पूछ लेंगे, जब आपको लगे कि ये फ्रॉड है, आपको उसकी बातचीत से लगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे लगेगा, तो वो आप अगर उससे एक बार क्रॉस में पलट के पूछ लें कि भैया आप जामतारा से बोल रहे हैं, तो वो कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं अर्थात उन्हें पता चल गया कि आप फ्रॉड करने वाले लोगों को पहचान रहे हैं। अगर जामतारा याद ना रहे तो इसके ऊपर लोग झारखंड यूज करते हैं कि आप झारखंड से बोल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पूरे भारत में जामतारा में बैठे हुए इन साइबर ठगी अपराधियों ने इतना जबरदस्त तरीके से धोखाधड़ी का काम करा था कि इस जामतारा नामक स्थान के ऊपर नेटफ्लिक्स पर एक पूरी वेब सीरीज बनी हुई है जिसका नाम है जामतारा और टैगलाइन है सबका नंबर आएगा, यानी कि कॉल सबके पास आएगा। इतना ज्यादा बड़ा डेटाबेस है इनके पास कि ये हर व्यक्ति को कॉल करते हैं। हर व्यक्ति को कॉल करके इनके पास अब जानकारी प्राप्त करने के तरीके क्या होते हैं, अब वो सुनिए। आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी इनके जाल में फंसा होगा। हालांकि सरकार के द्वारा भी या बैंकों के द्वारा भी आपको बहुत बार जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन ये एक कदम आगे निकल चुके हैं। अभी मैं आपको सारी बातें समझाता हूं। सबसे पहला काम इनके द्वारा क्या किया जाता है मैं आपको वो बताता हूं। आपको ये फोन करके कहते हैं कि आपने इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है। बोले जी हां। इस फोन का नो योर कस्टमर, जिसे कि हम केवाईसी कहते हैं, उसे करने का समय आ गया है। तो आप अपना अकाउंट का केवाईसी करवाना चाहते हैं। अगर आप केवाईसी नहीं करवाएंगे तो 7 दिन में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ऐसी बात जब आप सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि बैंक कौन जाएगा, बैंक वालों ने खुद ने ही फैसिलिटेट कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, आप हमारा केवाईसी कर दीजिएगा, यानी कि हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर दीजिए कि हां ये टेलीफोन नंबर अकाउंट से जुड़ा हुआ है। सामान्यतया आपको मालूम होना चाहिए जनधन, आधार, मोबाइल, ये तीनों आजकल हर बैंक में जुड़े हुए हैं। यदि आपका मोबाइल आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है, ये आज का नहीं, जैम स्कीम के माध्यम से आया हुआ कंसेप्ट है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप अपना केवाईसी का डिटेल उन्हें बताते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपके सामने लिखने का नाटक करते हैं और लिख करके आपसे पूछते हैं कि आप अपना क्रॉस चेक करवाने के लिए कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं, आपसे वो सवाल करते हैं कि हम अपने कस्टमर से कंफर्म करना चाहते हैं कि उन्हें सही जानकारी है अथवा नहीं। तो एक बार जानकारी की पुष्टि के लिए आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी बताइए जिसे हम क्रॉस चेक कर लें। आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उन्हें बताते हैं और उसे बकायदा बताने के बाद में वो आपके पास एक ईमेल भेजते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा काम आप ही को करना पड़ेगा, हम तो केवल टेलीफोन पर आपकी मदद कर रहे हैं। आप समझदारी से उनके इस बात का लाभ उठाते हैं और आप सोचते हैं कि बैंक वाले कितने ज्यादा हम्बल हो गए हैं और किस प्रकार से हमारी ये हेल्प कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही वो आपको ये लाइन बोलते हैं, आप अपना मोबाइल पर जीमेल का अकाउंट या जो भी मेल आईडी है वो आप ओपन करते हैं। जब आप उसे ओपन करते हैं तो उनके द्वारा दिए गए लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका क्लिक होते ही आपको पता नहीं चलता कि आपके अकाउंट की ई सिम बनवा ली गई है। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं। आपका ई सिम बनना इतना आसान है कि जिस मोबाइल नंबर का आपको ई सिम चाहिए वो उस लिंक पर क्लिक करते ही उनके पास में ई सिम पहुंच चुका है। यानी आपका अकाउंट नंबर तो छोड़िए, आपका मोबाइल नंबर भी उनके पास रजिस्टर हो चुका है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, अब वो आपके अकाउंट में जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी आपके बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा निकालेंगे, तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपके पास ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड जिसे हम कहते हैं।
वो ओटीपी, चूंकि अब उनके पास में ई सिम जा चुकी है आपकी, तो वहां पर ही ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के आते ही आपके अकाउंट में से पूरा ट्रांजैक्शन एक ही बार में साफ कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार का फ्रॉड हाल ही में हरियाणा ने तो पकड़ा ही है, इससे पहले इसके ऊपर बकायदा वेब सीरीज बन चुकी है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट साफ हो गए। जो लोग पकड़े गए हैं ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं, लग्जरी गाड़ी इनका उपयोग करने का इनका काम है और पुलिस भी इनके सामने त्रस्त है। पुलिस खुद भी चाह करके इन्हें नहीं पकड़ पा रही। इसका भी बहुत बड़ा रीजन ये है कि वर्तमान में जो पुलिसिंग है उसके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, चाहे फिर वो लॉकडाउन से संबंधित जिम्मेदारियां हो या फिर घर में कोई भी कहीं पर भी कुछ भी इशू हो रहा हो, हमारे यहां पर कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस का ही उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर सुरक्षा तंत्र का बहुत ही मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन हमारे पास में ऐसे संसाधनों का अभाव है जिसके चलते इन अपराधियों को पकड़ा जा सके। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि सर, भारत ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हुए हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, भारत ने एक सर्ट इन नामक एक संस्था का विकास किया हुआ है जो कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, साइबर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है। लेकिन उसके पास भी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो करोड़ों में हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड हर साल हो रहा है, जो कि ऑनलाइन इस प्रकार की ठगी से हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर मैंने आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से चेतावनियां दी हैं, मैंने आपको समझाया है कि आपके पास अगर कोई भी फ्रॉड फोन आए, जब आपको वो ये बोले कि मैं इस नाम से बोल रहा हूं, अगर देखिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, बैंक कभी भी आपकी कोई जानकारी फोन पर नहीं पूछेगा। बैंक वालों के पास 1% समय नहीं है और वो चाहते भी नहीं है, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स में ये नहीं है कि वो आपसे कोई भी जानकारी प्राप्त करें। स्पेशली आपका एटीएम कार्ड, एटीएम पिन, ओटीपी या टेलीफोन कुछ नहीं पूछते बैंक वाले। उनके पास अकाउंट तभी खुलता है जब आपकी सारी जानकारियां उनके पास ऑलरेडी होती हैं, अदरवाइज अकाउंट ओपन ही नहीं होता है। ये दिमाग में बिठाइए, अपने परिवारजनों को बताइए। और दूसरा, आपके पास कोई भी बहुत ज्यादा कैची ईमेल आए, आपको कोई ये बोले, अक्सर मैं अपनी क्लास में विद्यार्थियों को समझा रहा होता हूं कि अनअकैडमी से कॉल आया, आपको बोल रहा है कि मैं आपको 30% डिस्काउंट दिला दूंगा, आप ये वाला कोड लगा लीजिए। अक्सर मेरे क्लास के विद्यार्थी मुझसे ये चर्चा करते हैं कि सर ऐसा होगा, हमारे साथ तो ऐसा हुआ। अभी भाई कैसा हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी ने बोला इस कोड को लगा लीजिए, क्योंकि देखिए इस समय लार्जेस्ट ग्रोइंग जो कंपनी है, मतलब इस समय अनअकैडमी इंडिया की 7500 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी हो चुकी है। अनअकैडमी इस समय इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी बन चुकी है। ऐसी स्थिति में साइबर अपराधियों को अनअकैडमी के माध्यम से भी फ्रॉड करने का बहुत सुझाव दिमाग में आता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार विद्यार्थी बोल रहे होते हैं कि सर हमें कॉल आया था। हाँ भाई, हमारी कंपनी भी कॉल करती है आपको, लेकिन कभी भी पेमेंट की बात नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है ना। आपको पेमेंट जो है वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो हमारा अनअकैडमी का खुद का बनाया हुआ एप्लीकेशन है, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन, जो कि आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहीं से सारे काम हम लोग करवाते हैं। ना तो हम कभी आपको ईमेल भेजते हैं, ना ही हम आपको पेमेंट के समय गाइडेंस दे रहे होते हैं कि भाई ये चलिए अब आप यहां पर ये लिंक भेज दिया, इस लिंक पर पेमेंट पर क्लिक करिए, आपको ऐसा हो जाएगा। ना ही हम आपको कभी कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर देंगे। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अंकित 10 लगाने से 10% डिस्काउंट मिलता है, प्लस 10% आपको स्पेशल क्लास देखने से डिस्काउंट मिलता है। अब कोई बुद्धिजीवी ऐसा आ जाए आपके सामने जो आपको बोले कि मैं आपको 30% डिस्काउंट दिला दूंगा, साइबर ठगी के शिकार होने वाले हैं। समझदार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह अपराध इन दिनों बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। तो आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का परचेज करें, बी केयरफुल। आपको केवल अनअकैडमी के वेबसाइट पर, वो जो हमारा लर्निंग एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर मिलियंस में डाउनलोड है, आपको उसे ही प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। डन। ये है जमतारा स्कैम, ये फिर से चर्चा में आ चुका है। तो बी केयरफुल मेरे प्यारे साथियों, किस प्रकार से आपको इसका उपयोग करना है। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया है। ये प्रक्रिया फिशिंग कहलाती है। आप सबके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। और मेरे प्यारे साथियों, कल ही के अखबार में द इंडियन एक्सप्रेस ने
इसका नाम लिखा और बताया, जमतारा इज बैक, दिस टाइम इज इन ए न्यू ई सिम फिशिंग रैकेट। ये पूरा की पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया, मैंने जो भी आपको बोली वो लाइनें सारी की सारी इंडियन एक्सप्रेस से ली हुई हैं, कल के न्यूज़पेपर में ये लाइन है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां से आगे अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में डीआरडीओ को अपनी जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए भारत सरकार ने आईआईटी दिल्ली के, मेरे प्यारे साथियों, आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है वी राम गोपाल राव, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं ये, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। यह समिति यह पुनर्निर्धारित करेगी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या काम करने चाहिए। वर्तमान में डीआरडीओ के पास में 57 लेबोरेटरीज हैं मेरे प्यारे साथियों। इन 57 लेबोरेटरीज में, मेरे प्यारे साथियों, 57 लेबोरेटरीज में तमाम प्रकार की रिसर्च होती हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए एक इस प्रकार की कमेटी का गठन किया गया है जो डीआरडीओ के कार्यों को पुनर्परिभाषित करेगी, यानी कि आने वाले 45 दिन में ये रिपोर्ट प्रकाशित करके देगी सरकार को कि डीआरडीओ लैब्स को किस प्रकार काम करना चाहिए, किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत चाहता है कि वो रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने। ऐसी स्थिति में भारत, जो कि इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है, यानी सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स है, ये आत्मनिर्भर बने और एक्सपोर्टर बन जाए। ऐसी स्थिति में डीआरडीओ लैब्स को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ऐसी स्थिति में जी सतीश रेड्डी, जो कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन हैं, उन्होंने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर वी गोपाल राम के साथ एक कमेटी का गठन किया। और मेरे प्यारे साथियों, यह कमेटी सरकार को सिफारिश देगी कि डीआरडीओ लेबोरेटरीज को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और सवाल दिमाग में बनता है कि सर क्या पहले भी इस प्रकार की कमेटियां बनी हैं? जी हां, वर्ष 2008 में रामा राव समिति बन चुकी है, जो कि इसी प्रकार के काम के लिए जानी जाती थी, जिसने डीआरडीओ के काम में बहुत सारे विंग ओपन किए थे। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में डीआरडीओ काफी ज्यादा चर्चा में है। सबसे ज्यादा चर्चा में तो विद्यार्थियों के लिए यह तब आया जब इन्होंने एंटी सैटेलाइट परीक्षण का किया, यानी मिशन शक्ति का परीक्षण किया। मेरे प्यारे साथियों, एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया, लेकिन कोरोना के काल में भी अल्ट्रा स्वच्छ नामक आप लोगों ने एक इनके द्वारा विकसित किया हुआ एक इस प्रकार का डिसइंफेक्टेंट पढ़ा था, जिसके अंदर यदि आप अपने ग्लव्स या फिर अपने कपड़े, कोई भी चीज जिसे आप डिसइंफेक्टेंट करना चाहते हैं, तो डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक इस प्रकार का उपकरण विकसित किया था, जो कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए बहुत जरूरी था। इसी प्रकार से कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ के द्वारा अतुल्य नामक भी एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर का विकास किया गया था। ये दो अतिरिक्त जानकारियां हैं जो कि आपको इससे संबंधित प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल भी थोड़ा नॉलेज का है। मेरे प्यारे साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे कि आप नीति आयोग कहते हैं, इसके द्वारा हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तैयार किया गया है, यानी कि निर्यात के लिए हम कितने तैयार हैं, इसका एक इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में निर्यात की स्थिति क्या है और सबसे ज्यादा निर्यात के क्षेत्र में कौन सबसे आगे चल रहा है। यह कार्य इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर के किया। सवाल बनता है कि सर इस क्षेत्र में सबसे अच्छा राज्य कौन सा निकल के आया। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में मेरे प्यारे साथियों निकले हुए आंकड़ों में निर्यात के लिए तैयार जो राज्य हैं उनमें नंबर 1 प्राप्त हुआ गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर राजस्थान और पांचवें नंबर पर उड़ीसा रहा। इसी प्रकार से अगर भू अवरुद्ध, जिसे हम कहते हैं लैंडलॉक राज्यों की बात की जाए, तो लैंडलॉक राज्यों में सर्वाधिक निर्यात करने वाले राज्यों में राजस्थान का नाम आया। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के बाद में तेलंगाना और तेलंगाना के बाद में हरियाणा, तेलंगाना और तेलंगाना के बाद में हरियाणा, मेरे प्यारे साथियों, ये एक्सपोर्ट करने में इस प्रकार के प्रमुख स्थान रहे। अगर बात किया जाए हिमालयन स्टेट की, यानी कि हिमालयन राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात के लिए तैयार कौन है या निर्यात के लिए उपयुक्त राज्य कौन सा है, तो उसमें सबसे आगे आया उत्तराखंड, उसके बाद आया त्रिपुरा और उसके बाद आया हिमाचल प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से
यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए तो निर्यात संवर्धन के अंदर दिल्ली ने अपना स्थान सबसे आगे रखा है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो बन के आया नीति आयोग के द्वारा, वो आपके सामने रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के द्वारा यह भी सूचना जारी की गई है, क्या कहा गया है कि वर्तमान में जो भारत का निर्यात है वो 331.0 बिलियन डॉलर का है, 331.0 बिलियन डॉलर का है, जो कि 2019 में है, 2019-20 में। वहीं 2016-17 में भारत का जो कुल एक्सपोर्ट था वो 275.9 बिलियन डॉलर का था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके सामने होने चाहिए। सवालों से संबंधित ये कुछ जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आइए साथियों थोड़े पैसे वैसे की भी बात कर लें। हाल ही में जेफ बेजोस दुनिया के सबके पहले व्यक्ति बन गए जिनकी कुल संपत्ति 200 बिलियन डॉलर है। एक इकलौता व्यक्ति जिसने की दुनिया की संपत्ति, अकेला ऐसा व्यक्ति जिसकी 200 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई, वो मालिक है अमेजन का। मेरे प्यारे साथियों, अमेजन जिसके बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, अमेजन के थ्रू आप सामान परचेज करते हैं, वेब सीरीज अमेजन प्राइम पर देखते हैं, अमेजन म्यूजिक पे संगीत सुनते हैं, इस प्रकार के ये सारे चीजों के लिए अमेजन जाना जाता है। अमेजन ने इन दिनों बहुत बड़ी ग्रोथ की है। हाल ही में परसों वाले दिन मेरे प्यारे साथियों अमेजन के शेयर में एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया। 2.3% की दर से अमेजन के शेयर के भाव बढ़ गए और ये भाव बढ़ने से अमेजन का एक शेयर $3,423 का बिका। जब शेयर का भाव बढ़े तो मेरे प्यारे साथियों स्वाभाविक है कि जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे उसकी संपत्ति भी सबसे ज्यादा कहलाएगी। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल रहता होगा कि सर इन लोगों की संपत्ति बढ़ती कैसे है, क्या करते हैं ऐसा, ये रख के रखते हैं धन को, करते क्या है, इनके पास रखा रखा पैसा बढ़ता कैसे है, थोड़ा बताइए होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों असल में होता यह है कि जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी का मालिकाना हक स्वाभाविक है आप ही रखना चाहेंगे, लेकिन जब आपकी कंपनी को आप बड़ा करना चाहते हैं तो उस कंपनी के अंदर आप हिस्सेदारी लोगों को बेच देते हैं। लोगों को बेचने से, आपको हिस्सेदारी बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ आप उसे फिर से कंपनी में लगा देते हैं, जिससे कंपनी में नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, नई सुविधाएं विकसित होती हैं और कंपनी और तेज प्रोग्रेस करने लगती है। क्योंकि अब आपने हिस्सेदारी बेच दी है तो आपके पास लिमिटेड हिस्सेदारी है, हो सकता है 50% के मालिक हो, 20% के मालिक हो, कुछ भी हिस्सेदारी हो। जैसे वर्तमान में आपने जियो के केस में देखा, जियो ने भी अपनी जैसे हिस्सेदारियां बेची हैं, सीधी सीधी लगभग 10% तो फेसबुक को ही बेच दी। इससे क्या हुआ, जो धन प्राप्त हुआ वो जियो ने अपने पास लगाया और उससे कंपनी और ग्रो कर गई। पहला काम तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, अब मान लीजिएगा कि कंपनी में आपने जो कंपनी बनाई उस कंपनी के हिस्सेदारी को, आधी हिस्सेदारी को आपने लोगों के बीच बेचने का सोचा। ये बिकती कहां है, जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मुझे भी मालिक बनना है अमेजन का, मुझे भी मालिक बनना है जियो का, परचेज कहां से करूं इनके शेयर। तो भैया इनके शेयर परचेज किए जाते हैं शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में समझिए, मैंने आपके सामने एक शेयर ओपन किया। ओपन करने का मतलब है मेरे पास शेयर था, मैंने कहा कि मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूं। अब मैं आपके सामने बोली लगवा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों इसी को भाव बढ़ना कहते हैं। जब आप मार्केट में हो, यानी कि आपने जब वहां पर जिसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है वहां बैठे हुए हैं और आप ट्रेडिंग के अंदर भाव बढ़वाने के लिए बैठे हैं, आपने अपने दाम लगवाए शेयर के दाम चढ़ने लगे। चूंकि मांग ज्यादा होगी और शेयर अकेला होगा या शेयर कम होंगे तो ऐसी स्थिति में लोग आपके सामान को ज्यादा परचेज करेंगे। फिर आप पूछेंगे सर लोग पागल हो गए हैं क्या, ऐसे तो मैं कुछ भी कह दूं कि ये इकलौता शेयर है खरीद लो, कोई क्यों खरीदेगा। हाँ, तो इसके पीछे तर्क ये होता है कि जिस कंपनी का वो शेयर है, अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है तो शेयर का मतलब हुआ जितने रुपए की वो कंपनी बनेगी उतना ही उस शेयर का भाव बढ़ जाएगा। एक बार के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिएगा कि मेरी कंपनी का वर्तमान मूल्य 100 रुपए था और मैंने 100 शेयर जारी किए थे। मैंने कितने शेयर जारी किए थे, 100 शेयर जारी किए थे। ये मेरी कंपनी थी जिसका मूल्य कितना था, 100 रुपए था। अब मैंने क्या किया, इनमें से 50 शेयर तो खुद के पास रखे और मेरे प्यारे साथियों 50 शेयर मैंने मार्केट में निकाल दिए। अब 50 शेयर मैंने जब मार्केट में निकाले, अब आपने एक सवाल पूछा कि सर इसके भाव क्यों चढ़ेंगे, लोग क्यों खरीदेंगे। मैंने कहा भाई सोचो कि मेरी कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है
जिसके बाद मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है। बोले कितनी बढ़ जाएगी सर? मैंने कहा सोचो 200 रुपए का हो गया मेरी कंपनी का भाव, यानी कि मेरा व्यापार इतना बढ़ गया कि मेरी कंपनी ने 200 रुपए का व्यापार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या ये शेयर बढ़ जाएंगे क्या? नहीं भाई, शेयर तो अभी भी 100 ही हैं, क्योंकि हिस्से तो आपने 100 ही बनाए हैं ना। जहां अभी एक शेयर के हाथ में 1 रुपया आ रहा था, यहां पर अब एक शेयर के हाथ में 2 रुपया आएगा। ऐसी स्थिति में लोग शेयर इसलिए परचेज करते हैं कि यदि कोई कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है तो शेयर की वैल्यू तो अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि शेयर की हिंदी अर्थ होता है हिस्सा। आपका कंपनी में हिस्सा है। अब कुछ कंपनी फिर तो सर शेयर केवल 100 ही जारी किए जाते होंगे, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। इनको फ्रैक्शंस में भी बांट दिया जाता है। आप लाखों शेयर जारी कर सकते हैं। बात यही है कि फिर आप 0.001 शेयर का भाव रख दिए, यानी कि आपने एक शेयर परचेज किया जिसकी वजह से आपको कंपनी के अंदर इतना ही हिस्सा मिला। ये तमाम तरीके होते हैं जो कंपनियों के द्वारा अपनाए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने क्या कहा? बोले सर मान लीजिए कि ये 50 शेयर किसी अन्य व्यक्ति ने खरीद लिए, बहुत अच्छी बात है। बोले फिर भी क्या ये 200 रुपए की कंपनी रही? मैंने कहा भाई इससे फर्क क्या पड़ रहा है? आप तो ये समझो ना, शेयर 100 ही थे। अब क्या हुआ? बोले सर मैंने ये किया, कंपनी मान लो सर 500 रुपए की हो गई। तो मैंने कहा भाई अब 500 रुपए की कंपनी हुई, 50 के तो मालिक सीधे सीधे आप ही हैं। बाकी 50 जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो किसी व्यक्ति ने, एक्स व्यक्ति ने, किसी वाई व्यक्ति ने खरीद रखे हैं, अब वो सोच रहा है कि मैं इस पे कंपनी से ज्यादा मुनाफा कमा लूं। जहां मुझे कंपनी में इस शेयर का मात्र 5 रुपया मिल रहा है, क्यों ना मैं लोगों को इसे 7 रुपए में बेच दूं। तो आप पूछेंगे कि शेयर कोई क्यों बेचेगा? हमने कहा भाई अब वो क्या कर रहा है, समझदार प्राणी जिसका नाम एक्स है, वो क्या कर रहा है कि वो अपना हिस्सा बेचना चाहता है, अपना शेयर बेचना चाहता है। वो कितने में बेचना चाहता है? 7 रुपए में। अब आप पूछेंगे सर कोई पागल ही होगा जो 7 रुपए में खरीदेगा? हमने कहा भाई वो समझदार भी तो हो सकता है। बोले क्यों? मैंने कहा अगर कंपनी का इतिहास देखो तो वो 100 से 200 हुआ है, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। तो भविष्य में ये भी तो संभव है कि जब ये अब तक 5 टाइम्स बढ़ चुका है तो आगे भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। संभव है कि ये 2500 रुपए का हो जाए। तो जरा सोच के देखो, जिसने 7 रुपए में अभी खरीदने का निर्णय ले लिया, भविष्य में तो भैया वो 25 रुपए का बेचेगा ना। इसी कारण से शेयर की ट्रेडिंग होती है। इस ट्रेडिंग के कारण मेरे प्यारे साथियों कंपनी के भाव बढ़ते रहते हैं, वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अब आप पूछेंगे सर इस व्यक्ति के भाव भी बढ़ गए क्या? मैंने कहा भाई ऑटोमेटिक बढ़ गए ना। जब ये बताओ कंपनी के भाव 7 रुपए प्रति शेयर का चल रहा है तो 50 शेयर तो इसके पास ऑलरेडी हैं, 350 का मालिक बना बैठा है। ये तो भाई बैठे बिठाए हैं। अगर फिर ये पूछे तो सर इस प्रकार से ये, मैंने कहा 350 का ये बैठा है, 700 रुपए का भाव मार्केट बना बैठा है, कंपनी की मूल्य 500 ही है लेकिन मार्केट में भाव 700 चल रहा है। क्या आपको अब शेयर मार्केट समझ में आ गया? क्या आपको यह समझ में आ गया कि जेफ बेजोस की बैठे बैठे संपत्ति कैसे बढ़ती है? दूसरी चीज और समझाता हूं मैं आपको, एक बात और समझ लेने की आवश्यकता है। फिर बोले सर एक बात बताइए, अमेजन का भाव बढ़ क्यों रहा है? कोई गड़बड़ हो रही है कि कोई मामला है? मैंने कहा एक बात मुझे आप बताओ, इन दिनों हर आदमी ने कुछ किया हो या ना किया हो लेकिन ऑनलाइन काम जरूर किया होगा। पढ़ाई करी तो ऑनलाइन, सामान खरीदा तो ऑनलाइन, पेमेंट किया तो ऑनलाइन, टिकट बुक किया तो ऑनलाइन, जो भी हो रहा है सब ऑनलाइन ही हो रहा है। और ऑनलाइन के जाइंट जो है वो यही है। अमेजन पे दुनिया का जो भी सामान आप कंज्यूम करते हैं वो उपलब्ध करा देता है। यानी कंज्यूमेबल गुड्स, चाहे मोबाइल हो, गाड़ी हो, जो आप करना चाह रहे हैं वो सारी चीजें आप लोगों के लिए वो उपलब्ध करा दे रहा है। दाल, चीनी, टूथपेस्ट, नमक सब मिल रहा है। ऐसी स्थिति में लोग क्या कर रहे हैं, एकदम लोगों ने विश्वास किस पर बिठा दिया? अमेजन पर बिठा दिया, क्योंकि मार्केट में नंबर 1 ट्रेडिंग कंपनी चल रही है। ऐसी स्थिति में ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, लोगों को लगा कि अमेजन का तो भाई मार्केट ही बहुत बड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों इकलौते जेफ बेजोस ऐसे व्यक्ति बने जिनकी संपत्ति क्रॉस कर गई। कितना क्रॉस कर गई? $200 बिलियन। और मेरे प्यारे साथियों इनकी संपत्ति 27 अगस्त वाले दिन इनकी संपत्ति थी $204.6 बिलियन। कितनी थी बेटा? $204.6 बिलियन इनकी संपत्ति हो गई। जो कि सेकंड नंबर पर जो चल रहे हैं बिल गेट्स, जिनकी संपत्ति से ये 90 बिलियन ज्यादा हैं। यानी कितने बिलियन ज्यादा हैं? $90 बिलियन ज्यादा संपत्ति है इनकी बिल गेट्स से।
ऐसा भी कह रहे हैं कुछ लोग, इनके ऊपर मीम बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनकी संपत्ति तो पहले ही 200 करोड़ से 200 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गई होती यदि इनका तलाक ना हुआ होता। दुनिया का सबसे महंगा तलाक जो हुआ वो जेफ बेजोस का ही हुआ। डिवोर्स जब हुआ तो जेफ बेजोस ने अपने पार्टनर को 38 बिलियन डॉलर चुकाए। मेरे प्यारे साथियों, 38 बिलियन डॉलर, इतना तो कई टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू नहीं है जितना कि इन्होंने अपनी वाइफ को चुकाया था। यानी कि इन्होंने तलाक लेते समय, भैया बहुत महंगा तलाक पड़ा था इन्हें, ठीक है ना। तो टेक्निकली स्पीकिंग इतना तो टॉप 10 के कई लोगों के पास पैसा नहीं है जितना ये अपनी वाइफ को देकर के तलाक लिए थे। तो भैया ये हैं जेफ बेजोस। और जब मैं इनके बारे में और जानकारियां प्राप्त किया तो मुझे मालूम चला मेरे प्यारे साथियों कि ये 1994 में ही पहली बार कंपनी डाले थे। 1994 में एक गैराज में, जो कार की गैराज होती है जहां गाड़ियां सुधरने जाती हैं, वहां पर इन्होंने कंपनी प्रारंभ की थी। मात्र 26 साल के अंदर क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते। देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, 1994 में इन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, अमेजन की शुरुआत करी और आज वर्ल्ड की सबसे महंगी कंपनी बनकर के आपके सामने खड़ी हुई है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी कि काम करने वालों को काम का जुनून चाहिए, पैसा तो अपने आप आता है। चलिए साथियों शुरू करते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल बना है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? मेरे प्यारे साथियों, यह काम किया है केरल ने। क्या किया है केरल ने, मैं आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, असल में क्या हुआ, इस साल अब तक कुल मिलाकर के 30 लोग मछली पकड़ते हुए मारे जा चुके हैं। कितने लोग मर गए केरल में? 30 लोग मर गए। कैसे मर गए? मछली पकड़ने गए थे, बैलेंस बिगड़ गया, पानी में गिर गए, तेज बारिश आई, बीच मंझधार में गाड़ी डूबी रह गई तो मर गए। बहुत सारे लोग, यानी किसी भी प्रकार से, कई बार ऐसा भी होता है कि मछलियों का वजन ज्यादा हो गया, बैलेंस बिगड़ा, नाव पलटी, निकल गए। ऐसी स्थिति में कई लोग मारे गए। और केरल जो कि तटवर्ती राज्य है, जहां पर मेरे प्यारे साथियों वेस्टर्न कोस्ट लगता है, इसके तट को आप मालाबार तट के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने मछुआरों की मदद करने के लिए एक समुद्री एम्बुलेंस सेवा जारी की है। यह समुद्री एम्बुलेंस सेवा अपने साथ में 5 लोगों का इलाज एक टाइम पर साथ साथ करने की सुविधा तो रखती ही है और समुद्र से व्यक्ति को बचा करके तट पर लेकर के भी आ सकती है। ऐसा काम इन्होंने अपने मछुआरों को बचाने के लिए किया है। मेरे प्यारे साथियों, 3 इनके द्वारा प्रतीक्षा, मतलब 3 इनके द्वारा एम्बुलेंस जारी की जा रही हैं। इनको 3 अलग अलग मतलब किनारों पर छोड़ा जा रहा है। जैसे जो प्रतीक्षा छोड़ी जा रही है मेरे प्यारे साथियों, वो छोड़ी जा रही है तिरुअनंतपुरम में। 3 एम्बुलेंस जारी की जा रही हैं। प्रतीक्षा जारी की जा रही है तिरुअनंतपुरम में। दूसरी जो है उसका नाम है प्रत्याशा नामक जो एम्बुलेंस है, इसे अर्नाकुलम में जारी किया जा रहा है, अर्नाकुलम में। और चौथी जो है वो है कारुण्या जो है मेरे प्यारे साथियों, वो कोझीकोड में मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरी जो है वो यहां पर लॉन्च की जा रही है। तो 3 इनके द्वारा एम्बुलेंस लॉन्च की गई है, जो कि केरल सरकार के द्वारा। तो मैंने तीनों की जानकारी आपको दे दी। केरल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये रहा केरल, और तिरुअनंतपुरम यहां पर ये रहा, और मेरे प्यारे साथियों मालाबार तट पर स्थित है। केरल को याद रखो तो ना रखो, लेकिन एक चीज जरूर याद कर लेना, यहां पर थोरियम के बहुत भंडार मिलते हैं। यहाँ की जो सैंड है, उस सैंड को मेरे प्यारे साथियों मोनाजॉइट सैंड कहते हैं, और उसमें मेरे प्यारे साथियों बहुत ज्यादा थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को सभी लोग सिंसियरली सुनना, बहुत सारे लोगों के काम आएगा। मैं एक बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूं। सोशल मतलब मिनिस्ट्री जो है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, बेटा इसके द्वारा एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र जारी किया गया है। उसका नाम है किरण नाम से। अब लेकिन इस बात को थोड़ा समझना और सभी लोग ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों। सामान्यतः क्या होता है, हम लोगों को नहीं पता होता कि हम मानसिक रोगी हैं। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मानसिक रोगी तो वो होता है जो पत्थर फेंकता है, जो मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी करता है। मैंने कहा भाई आप सही कह सकते हैं, लेकिन मानसिक रोगी वो भी होता है जो अवसाद में है, आप स्ट्रेस में हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, बहुत सारी चीजें, जैसे कि
आजकल बहुत ज्यादा, जब मतलब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला निकल के आया था, तब ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में चलने लगी थी। अवसाद क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ये तमाम बातें चलने लगी। लोग स्ट्रेस में ऐसे कदम उठा लेते हैं। और देखिए, बहुत सारी जो बड़ी मजबूरी है ना इसके पीछे, मैं आपको वो बताऊं। अवसाद है, ये तो सत्य है, लेकिन अवसाद की चर्चा करने के लिए हमारे पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड मेरे प्यारे साथियों, कि हमारे पास, हम परेशान हैं, हम सुनाएं किसको? हम जिसको सुनाने जाएं वो चार परेशानियां अपनी बता देता है। अगर हम गए अपने किसी दोस्त के पास कि यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो वो आपको लय में लय मिला के बताएगा, यार सही कह रहा है यार, कल से तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही है। मतलब आप परेशानी बताएंगे, सामने वाला चार परेशानियां लेके बैठा है आपके सामने कि ले भाई ये हो गया। ऐसी स्थिति में आपको अचानक एक निराशा का माहौल लगने लगता है। विद्यार्थी जीवन में मेरे प्यारे साथियों, कई बार ऐसा हमारे साथ होता है, हम पढ़ रहे होते हैं और हमें लगता है यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, और एक गजब ही फ्रस्ट्रेशन दिमाग में चढ़ने लग जाती है। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज आप जान लेना, आपका एग्जाम केवल एक नंबर की तरह से है। ये नंबर्स हैं, जैसे आप आज तक एग्जाम पास करते आए हैं वैसे ही पास होते चले जाएंगे। आपकी सफलता असफलता आप मान सकते हैं कि आपको उस दिन बहुत खुशी मिलेगी जिस दिन आप आईएएस बन जाएंगे, या फिर इंस्पेक्टर बन जाएंगे, या फिर नौकरी पा जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग, क्या 99% लोग उस नौकरी में पहुंच करके भी संतुष्ट नहीं है। वो फिर आगे की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ और करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जीवन एक सतत प्रोसेस है। तो पहले तो दिमाग में यह बिठाइएगा कि यहां पर कोई भी चीज कि मैं यहां पहुंच जाऊंगा जीवन सार्थक हो जाएगा, दिमाग से निकाल दो। ऐसा नहीं होता है। जीवन में हर बार कोई ना कोई अलग चैलेंज है। यदि आप संतुष्ट हो गए, वो वाली लाइन हो गई ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो फिर अचानक आपको अंदर जो ऊर्जा है ना, उसको लगेगा कि दिशा ही नहीं मिल रही है, आप वैसे ही फ्रस्ट होने लगेंगे। तो पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो है अपने शारीरिक श्रम को समय दीजिए, कुछ ना कुछ जरूर करिए जिससे कि आप पर्यावरण के टच में रहें, नंबर एक। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, कि आपके सबसे बड़े स्ट्रेस बस्टर जो हैं वो और कोई नहीं, आपके माताजी और पिताजी हैं। उनके साथ बैठिए, उनमें से कोई ना कोई आपकी परेशानी को सहज तरीके से जरूर सुनेगा और आपकी परेशानी का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। उसके अलावा अगर तब भी नहीं हो पाता तो अब एक नंबर लिख लीजिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर आप अपनी समस्या के बारे में जानकारी दे दीजिएगा। ये टेलीफोन नंबर है 1800-599-0019। अगर आपको लगता है कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे, सर क्या आपने अपने लिए नंबर खोल लिया है क्या? क्या कोई मतलब कॉल सेंटर बना लिया है क्या? भाई ये मेरा नहीं है, ये केंद्र सरकार का नंबर है और यही है किरण स्कीम जो आप लोगों के लिए लाई गई है। क्या है, आप इस टेलीफोन पर निशुल्क कॉल करके अपनी बातें कर सकते हैं। आपको जो समस्या है, मानसिक अवसाद है या फिर कोई भी मेंटल ट्रॉमा है, आप यहां पर निशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको 300 से अधिक बैठे हुए मेरे प्यारे साथियों यहां पर 668, माफ करिएगा, 668 साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक यहां पर नियुक्त किए जा चुके हैं अब तक, जो कि आपके मतलब डॉक्टर्स नियुक्त किए जा चुके हैं जो कि आपकी बात को समझेंगे। और कैपेसिटी बताई गई है मेरे प्यारे साथियों इस लाइन की कि यह कैपेसिटी है 300 क्लाइंट पर घंटे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से ये आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है। यानी ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि 300 क्लाइंट को 1 घंटे में सुना जा सकता है। ये अपने आप में बड़ा ही सराहनीय कार्य है। तो मेरा मानना है कि यदि आपको ऐसा कभी लगता है कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिएगा, इस पर ट्राई करिएगा। मैंने हालांकि सुबह सुबह ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आप कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपको उम्मीद करनी चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आइए। जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, अंत सबका अच्छा होता है। आप किरदार निभाने आए हैं मेरे प्यारे साथियों, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर 1 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं तो सबको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सब अपनी कहानी जरूर लिखेंगे। हर किसी ने अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है। हर कोई व्यक्ति आईएएस बनकर के ही नाम नहीं कमाया। जितने लोगों के नाम आप जानते हैं, जिनकी चर्चाएं करते हैं, वो सब आईएएस नहीं है, सब एसएससी क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं। आप जो कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करिए। आपको अपने काम में संतुष्टि मिलनी चाहिए, परिणाम में संतुष्टि बाद में अपने आप आ जाएगी। आप अगर काम से संतुष्ट हैं तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे।
पढ़ने में संतुष्ट रहिए कि मैंने आज जो पढ़ाई करी वो मुझे पर्याप्त लगी, मैं इतना ही कर सकता था। जीवन में एक उद्देश्य याद रखिएगा, जिस दिन आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हो जाएं, परिणाम आपको प्रभावित नहीं करेगा। यदि आपको लगता है कि मेरी यही अल्टीमेट कैपेसिटी थी, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, फिर परिणाम की चिंता एकदम छोड़ देना, परिणाम सकारात्मक ही होगा। अगर आप फेल भी हो गए तो निराशा नहीं होगी। निराशा खत्म करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना। अपनी जितनी दम है ताकत करके मेहनत करा। जब ये लगे कि भाई अब ना हो पा रहा, भाई मतलब इससे ऊपर नहीं हो पाएगा, उतनी पढ़ाई हर दिन करिए। और जब आपको उसके बाद भी सिलेक्शन ना मिले तो मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये फिर भाई मेरे गोदे की बात ही नहीं थी, हटाइए इसे। ठीक है, ये अपना के देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबर लेके आया हूं आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तेज गेंदबाज, पॉइंट टू बी नोटेड, ये तेज गेंदबाज बने हैं बेटा। इनका नाम है जेम्स एंडरसन, ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, ये तेज गेंदबाज बने हैं। फिर आप पूछेंगे सर 600 से ज्यादा हूं। मेरे प्यारे साथियों, जेम्स एंडरसन ये 600 विकेट ले चुके हैं। अनिल कुंबले 619 विकेट ले चुके हैं। शेन वॉर्न 708 विकेट ले चुके हैं। मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट ले चुके हैं। अगर आप नोटिस करें तो मेरे प्यारे साथियों, ऊपर वाले तीनों की तीनों ये स्पिनर हैं। स्पिनर्स ने विकेट लिए हैं अब तक। तेज गेंदबाज पहले बने हैं जिन्होंने 600 विकेट क्रॉस किए हैं। ग्लेन मैकग्राथ के बाद में मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जानते हैं तो एंडरसन पहले वो व्यक्ति बने हैं जो कि 600 विकेट का अपना जो टर्म है वो पूरा कर चुके। अब एक सवाल जो बनता है, कितने मैच में ये कार्य किया इन्होंने? तो मेरे प्यारे साथियों 156 टेस्ट मैच में इन्होंने ये अपना कारनामा कर दिखाया। 156। मेरे प्यारे साथियों, स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो अनिल कुंबले जो हैं, इन्होंने 124 मैचों में ही मेरे प्यारे साथियों 600 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया था। शेन वॉर्न ने मेरे प्यारे साथियों 145 मैचेस में यह आंकड़ा प्राप्त कर लिया था। और मुरलीधरन ने मेरे प्यारे साथियों यह आंकड़ा 133 मैचेस में प्राप्त किया था। तो देख लीजिए, अनिल कुंबले जो भारत के सबसे बेस्ट स्पिनर रहे हैं, इन्होंने इतिहास अपने नाम कर रखा है सबसे कम मैचेस में 600 विकेट पूरा करने का। ऊपर जो जितने भी लिखे हैं उन सब की मैंने डेटास आपको दिए हुए हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड मेरे प्यारे साथियों, ये याद रखने की बात है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने स्वास्थ्य ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो उसका नाम है NLCIL। मेरे प्यारे साथियों, NLCIL इसका नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। उसने मेरे प्यारे साथियों यह पुरस्कार जीता है। डन। तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने यह पुरस्कार जीता है। यह एक कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी है, और यह नवरत्न कंपनी अपने द्वारा लिग्नाइट के माध्यम से ऊर्जा उत्पादित करने के लिए जानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले ये जो पुरस्कार दिया गया था लास्ट टाइम, वो दिया गया था आपके इंडियन रेलवे को वर्ष 2018 का। ये 2019 का पुरस्कार है जो कि इसको दिया गया है, NLCIL को दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी उपयुक्त लगी होगी, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण लगी होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने अदर जानकारीज में है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड दिया गया है पद्मश्री जादव पांगे को। मेरे प्यारे साथियों, इराक आज चर्चा में है जिसकी राजधानी बगदाद है। ईरानी दिनार मुद्रा है। बरहम सलही इसके प्रेसिडेंट हैं। कॉन्टिनेंट एशिया में है, और यहीं पर ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जिसका नाम मेसोपोटामिया सभ्यता है, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच पाई गई थी, उसका विकास यहीं पर हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट डेज में 26 अगस्त वुमेन्स इक्वालिटी डे, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज के प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी विकसित मिसाइल का नाम बताइए। नीति आयोग का गठन किस निकाय को बदलने के लिए किया गया था? प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? ये 3 सवाल आपको आज के लिए दिए जा रहे हैं। कल के प्रश्न थे, कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? आंसर है 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? आंसर है जेनेवा। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? आंसर है HDFC। मेरे प्यारे साथियों, समय है आज फ्राइडे का, कल सैटरडे संडे है।
आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आज की क्लासेस में पहुंचते हैं, तो मैं सैटरडे संडे को आपकी क्या स्कीम रहेगी मैं वो समझा दूंगा, ताकि आप इन 2 छुट्टियों का प्रॉपर इंतजाम कर सकें, आपको सारी रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो सके। मेरे द्वारा यूपीएससी और एसएससी में क्लासेस ली जा रही हैं। दोपहर 2 बजे द हिंदू का सेशन होता है जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीएससी में मेरे द्वारा एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है जिसका रेफरल कोड अंकित 10 है, जिसकी वजह से आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी करते समय आपके पास 2 विकल्प आते हैं, एक प्लस का और एक आइकॉनिक का। प्लस 44,000 में है, आइकॉनिक 64,000 में है, दोनों पर ही ईएमआई का ऑप्शन उपलब्ध है। अंकित 10 यूज करते समय अंकित कैपिटल में लिखें और 10 के साथ स्पेस ना लगाएं, अंकित और 10 विदाउट स्पेस के साथ लिखिएगा। 44,000 का 39,000 में मिलता है और 64,000 का 59,000 में उपलब्ध हो जाता है। यदि आप स्पेशल क्लास भी देखते हैं तो जो क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं उसकी वजह से अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। एसएससी के अंदर भी मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, इस बैच को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब मैं यूपीएससी की बात करता हूं तो यूपीएससी के लिए आपको यूपीएससी सेक्शन में मेरे अलावा जो अन्य क्लासेस हैं, फिर चाहे वो रीजनिंग हो, आपके ऐसे राइटिंग की हो, एथिक्स की हो, टेस्ट सीरीज हो या ऑप्शनल की क्लास हो, वो सब मिलती हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी जब आप एसएससी के अंदर आप मेरा सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, इसके लिए करना क्या होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है गूगल प्ले स्टोर से। वहां से चूज योर गोल में जाकर के आपको गोल सेलेक्ट करना होता है, यूपीएससी, सीएससी या फिर एसएससी। गोल सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, वहां जाकर के आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे 6 मंथ और 12 मंथ के। 6 मंथ और 12 मंथ में अंतर 1000 रुपए का है और फायदे 6 महीने के हैं। मतलब आप सोच के देखिए, यदि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने 1000 रुपए में ही प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग उस सब्सक्रिप्शन की वजह से ही क्लासेस देख पाते हैं। जब तक वो सब्सक्रिप्शन है आपको क्लास दिखती रहती है। तो मेरे प्यारे साथियों, गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, इससे कम का सब्सक्रिप्शन मत लीजिए। उससे ज्यादा काम तो हम स्पेशल क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट करा देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। 10% डिस्काउंट के साथ में आपको चीजें उपलब्ध हैं। स्पेशल क्लास से एडिशनल 10% आपको लाभ हो जाता है। अपने समय का सदुपयोग करिए, बड़ों का समय सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।